नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलियों के सरेंडर की, जिसको लेकर सियासी बवंडर देखने मिल रहा है। आज का दिन यदि नक्सलियों के सरेंडर का दिन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गढ़चिरौली में देश के सबसे कुख्यात नक्सली नेताओं में से एक मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसे नक्सल विरोधी मुहिम की ऐतिहासिक सफलता बताया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या आत्मसमर्पण की यह लहर वाकई असली है या आंकड़ों की बाजीगरी। वहीं साय सरकार ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है। लेकिन एक साथ इतने नक्सलियों के सरेंडर से प्रदेश में सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दरअसल गढ़चिरौली में टॉप नक्सली सोनू का आत्मसमर्पण हुआ। करीब 1.5 करोड़ का इनामी माओवादी अब हथियार डाल चुका है। कहा जा रहा है उसके साथ 60 से ज्यादा कैडरों ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि बीते 20 महीने में 1800 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन विपक्ष इसे ड्रामा बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार बताए सरेंडर करने वालों का पूरा डिटेल क्या है। दीपक बैज ने तंज कसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले सरेंडर का नाटक रचा जाता है। यहां तक कि पंचर बनाने वालों को भी सरेंडर लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया। कहा, हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करना है। साथ ही गृह मंत्रालय के ताजा आंकड़े यही बताते हैं कि देश में नक्सली हिंसा में 81% की गिरावट और मौतों में 85% की कमी आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरेंडर पॉलिटिक्स ने नया सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। अब नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में ये आत्मसमर्पण के आंकड़े शांति की तस्वीर बदलेंगे या सियासत का समीकरण। इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। सरेंडर कैसे करते हो आपको भी पता है, और पिछले 15 साल से सरेंडर ये लोग कैसे करते थे वो मीडिया को भी पता है, बस्तर की जनता पता है, सबको पता है। और अभी जो 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो एक महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में, 1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। और हमें ये भी पता है कि एक वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। मतलब सोच सकते हैं सरेंडर, सरेंडर किस तरह से हो रहा है। हमने तो कहा भाई सरेंडर करने वाले नक्सलियों का पूरा डिटेल तो दे दीजिए आप। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा, तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्य धारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पोलित ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था, जो भी उनकी स्थिति होगी। पोलित ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 फुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता है। माओवाद को खत्म करने का लक्ष्य तय हो चुका है। मार्च 2026 तक लाल आतंक को देश से जड़ से खत्म करना है, यह लक्ष्य तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई लगातार देखने मिल रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं, हर कुछ दिन में नक्सली या तो ढेर हो जाते हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं। विपक्ष
सवाल उठा रहा है कि क्या ये सरेंडर करने वाले वाकई नक्सली हैं। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी विपक्ष इस तरीके के सवाल खड़े करता रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ आलोक सोनी हैं और कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करते हैं। क्या सबूत चाहिए कि ये लोग जो सरेंडर कर रहे हैं हथियार के साथ, ये नक्सली हैं या नहीं? इससे पहले भी जब कार्रवाई होती थी, करेगुट्टा की मैं बात करूं, तब भी आपके ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं पहले चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहीं वह आदिवासी तो नहीं है। वर्दी में थे, गोलियां बरसा रहे थे जवानों पर, ढेर कर दिए गए, लाशें बरामद हुई, जो बाकी बचे सरेंडर कर दिया उनने। आप कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो कि वो वाकई नक्सली है नहीं। क्या सबूत चाहिए? ऋषभ जी, सबसे पहले तो आप सभी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और बात यह है कि जो आप बताए कि मुठभेड़ के समय जो हुए, सरेंडर हुए, उनकी बात नहीं है। बात हम उनकी कर रहे हैं जिनको एक एक महीने से बैठा के रखा गया था सरकारी, कहीं थानों में तो कहीं अलग अलग जगहों में, कि जब दिन आएगा तब सरेंडर कराएंगे, उनकी बातें हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक कोलीबेड़ा में भी हुआ था एनकाउंटर, उसमें जिसमें हमारी जांच टीम भी गई थी, उसमें हमारे पूर्व विधायक और सभी जो वर्तमान विधायकों की मिला करके एक जांच टीम ने पाया था कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कोई, ना उनके पास कोई वर्दी थी, ना उनका कोई पूर्व में रिकॉर्ड था, ना उनके ऊपर कोई एफआईआर थे, इस प्रकार की चीजें। उसके बाद कुछ दिन पहले जो 27 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, वहां पर यह पता चला था कि उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पूर्व में कोई भी आपराधिक प्रकरण जो है वो दर्ज नहीं। अब देखिए, हमने देखा है रमन सिंह जी के राज में फर्जी एनकाउंटर कितने हुए, उसके अलावा इस प्रकार के सरेंडर किस टाइप के हुए हैं, सब हमने देखा है। तो देखिए, दीपक बैज जी स्वयं वहां के नेता हैं, बस्तर से आते हैं और वहां की चीजों को समझते हैं, वहां राजनीति कर रहे हैं। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल वाजिब है कहीं ना कहीं। और जो ये टाइमिंग के ऊपर भी सवाल है। देखिए, बात आज ये है, आपने भी गौर किया होगा कि सरेंडर में ज्यादातर जो नक्सली हैं वो सब साउथ के नक्सली हैं, और आदिवासी जो मुख्य यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो टॉप लीडर्स हैं वो सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको लेकर के हमारी बात भी हुई थी, कुछ नक्सल एक्सपर्ट, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि बात ऐसी है कि जो ये नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, जो नीति एक आई हुई है, इनको सिर्फ पुलिस और डीआरजी की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि इनको जो नौकरी मिल रही है, उसके अलावा या तो मुखबिरी जो इनको करनी है आगे चल करके, तो वो बड़े जो इनके लीडर्स हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये काम करना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और उसमें देखिए, और सवाल तो पहले ग्रामीणों ने पूछे, वहां के जो एक कोलीबेड़ा की बात मैं बता रहा था, वहां पे पूछा गया, ग्रामीणों द्वारा पूछा गया कि जब खेत में काम करने वाले लोग थे, ना उनके पास हथियार थे, ना उनके पास कोई ड्रेस थी, तो उनको गोली मारकर जो हत्या कर दी गई, उसके बाद भी नक्सली बता दिया गया, ऐसा क्यों? तो जनता की आवाज जो है कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया। उसके बाद एक जो अभी कुछ समय पहले, 6-7 महीने पहले की बात है, संतराम निकाम जी हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, वो वहां पर गए हुए थे। उन्होंने ये बात बताई कि वहां पे जिसको मृत आदमी था, जिसका नाम चढ़ा हुआ था कि इसको मार दिया गया है, वो तो असल में जिंदा था। तो ऐसी जो है, ऐसी अनियमितताएं लगातार सामने आ रही हैं। तो इसमें पूछना तो जनता का भी हक है और जो है विपक्ष का भी हक है। तो उसमें सरकार को जवाब देने के बजाय हमारे ऊपर आरोप ना लगा करके एक सुपुर्द तरीके से जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभिमन्यु जी, देखिए, ये जो ऑपरेशन चल रहा है लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए, टारगेट भी सेट कर दिया है मार्च 2026, इसको कैसे देखते हैं आप? ये काम कर रहा है या नहीं? देखिए, ये एक माइंड गेम है, कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना जो है नक्सलियों के एक दिमाग में बात बैठ चुकी है कि 26 तारीख तक के ऑर्डर हैं, तो मतलब या तो आप सरेंडर करो या तो आपको मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी एक टारगेट पे में काम कर रहे हैं, उसमें हमने हमेशा प्रशंसा भी की है, जो अच्छे काम हुए हैं, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे गृह मंत्री हो, हमने प्रशंसा की है, कभी मौका नहीं छोड़ा। नक्सली मामले में तो आपने ऋषभ जी शुरू से देखा होगा, चाहे सलवा जुडूम हो, चाहे और भी योजना जो रमन सिंह जी के समय भी चलती थी, उसमें किस तरीके से हमारे नेताओं ने साथ दिया। महेंद्र कर्मा जी का जीवन पूरा नक्सल विरोध में निकल गया। उन्होंने तो गांव के गांव जो है वो बात करते थे, जाते थे, वहां सभाएं करते थे और नक्सलियों को बड़ी चोट दी। तो देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है और आज जो ये लड़ाई अगर खात्मे पे आ रही तो हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमने तो अपना शीर्ष नेतृत्व जो है नक्सलियों के हाथों खोया है, तो हमसे ज्यादा सबसे घातक दंश तो आपकी पार्टी ने ही झेला है। फैलेगी बिल्कुल, कि बस्तर में खुशहाली आएगी, छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी। आप देखें, पहले दंतेवाड़ा से जगदलपुर से आगे जाना मुश्किल होता था, लेकिन अभिमन्यु जी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जब इस कार्रवाई के बाद नक्सली लेटर लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पहले बातचीत कर लिए भाई,
अपने जितने भी जवान हैं उनको पीछे कर लीजिए और उसके बाद बातचीत कीजिए, टेबल पर बातचीत होगी, उसके बाद आगे का फैसला होगा सरेंडर करना है या नहीं करना। और जो बड़े कैडर के नक्सली हैं वो सरेंडर भी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की इनामी जो नक्सली वो सरेंडर कर रहे हैं। तो जो कार्रवाई हो रही है इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, भले ही इस पर राजनीति हो रही है। मैं रुक कर लेता हूं आलोक जी का। आलोक जी, पूरी बात अभिमन्यु जी की आप सुन रहे थे, अभिमन्यु जी की आप पूरी बात सुन रहे थे, लेकिन कई सारे लूप होल भी इस दौरान निकलते हैं। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जब शाह आने वाले हैं इसलिए आप लोग आंकड़े बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों को, अब वो नक्सली हैं, ग्रामीण हैं, कुछ लोगों को महीनों से बैठाकर रखा गया है और उसके बाद सरेंडर की कार्रवाई, नाटकीय कार्रवाई करके आप आंकड़े पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सच्चाई इस बात पे? ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों, साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। और जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, अभी की जो खबर है वर्तमान स्थिति में, अभी आपने बताया 60 से अधिक नक्सलियों ने गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष सरेंडर किया है, हथियारों के साथ। इस वक्त खबर है कि कांकेर जिले में लगभग 100 से 200 के बीच, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं आए हैं, 100 से 200 के बीच में 3 बड़े दुर्दांत नक्सलियों कमांडर के साथ में डीबीसीएम के मेंबर थे जो राजू सलाम, और उनके साथ में मीना जो है, इन्होंने सरेंडर किया है। तो अब ये बताइए कि ये क्या प्रायोजित है? अभी क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं कि क्या अमित शाह जी आ जाने वाले हैं? मेरा जवाब और मेरा प्रश्न भी है कांग्रेस से, आलोक जी, कि भाई आप किसके बीच में मैं टोक रहा हूं महाराष्ट्र में हुआ। आलोक जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं। सवाल ये नहीं है आलोक जी, सवाल ये नहीं है। आज की बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र का सरेंडर था, मैं आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, कांकेर के सरेंडर की बात कर रहा हूं। आलोक जी, सवाल ये नहीं है, आलोक जी सुनिए, सवाल ये नहीं है कि नक्सली सरेंडर नहीं करे, सरेंडर कर रहे हैं। बड़े कैडर की जो नक्सली वो भी सरेंडर कर रहे हैं, जो करोड़ों की इनामी है वो भी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी दिखाई जा रही है, जो आंकड़ा बताया जा रहा है, वो कितना सही है? यह आरोप है कि बहुत सारे लोगों को पहले महीनों से बैठाकर रखा था और इस तारीख के आने का इंतजार किया जा रहा था। अब से कुछ समय बाद हो सकता है गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे और उसके बाद यह आंकड़ा पेश किया जाएगा कि करोड़ों रुपए के नक्सलियों के साथ इतनी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वो आंकड़े पर सवाल है आलोक जी। देखिए, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, यदि आप इसी व्यवहारिक प्रश्नों को अगर आप देख ले, आपने कहा कि गृह मंत्री के आगमन पे हमने सरेंडर कराया, गृह मंत्री के जाने के बाद में भी सरेंडर हुआ, गृह मंत्री के आने के पहले भी सरेंडर हुआ, गृह मंत्री के जाने के 10-12-15 दिन बाद में भी वापस से सरेंडर हो रहे हैं, आज भी हुए। तो ये प्रश्न बार बार इस तरह के प्रश्न खड़ा करना, मैं कांग्रेस का हाथ किस तरफ मैं समझना चाहता हूं। आप नक्सलियों का बायोडाटा चाहते हैं कि किस नक्सली ने सरेंडर किया है, तो ये क्या बायोडाटा आपने उन्हें प्रोवाइड किया है? कांग्रेस ने प्रोवाइड किया बायोडाटा उनको, और ये नक्सली है, ये पॉसिबल है? इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है ये बताइए। किस सरकार के पास में, अगर हम बड़े कमांडर्स लीडर्स की बात कर दें, उसके अलावा अगर छोटे कैडर की बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये पॉसिबल है व्यवस्था क्या? ये साबित करना ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि अगर 100 नक्सली जिन्हें कोई नहीं जानता और बड़े कैडर के नीचे जो नक्सली काम कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल देना क्या पॉसिबल है? देखिए, सभी के बारे में डिटेल देना जो है ये संभव नहीं है, मैं ये बिल्कुल जाहिर तौर से कहूंगा, क्योंकि कितने लोग नक्सली बन करके काम कर रहे थे और फिर सामान्य जीवन यापन भी कर रहे थे, तो ये चीज जो डेटा दे पाना ये किसी भी शासन के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं सरकार की नीति के, तो आप इस बात को समझिए, क्या आम व्यक्ति एज ए नक्सली सरेंडर करने आएगा? क्या फायदा हो रहा है उसको? ये सोचने वाली बात है। क्या कांग्रेस का कोई व्यक्ति आ रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आ रहे हैं कि नक्सली बन के सरेंडर करने के लिए? और बार बार दीपक भाई जी ये बात करते हैं, आपको पता है, हमको पता है, कैसे हो रहा है। अरे भाई, आपके इतने बड़े जो लीडर्स हैं उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई, जिसका 5 साल आप जो है कच्चा चिट्टा जो आपके मुख्यमंत्री जेब में लेके घूमते रहे। हमें पता कहते हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं। ठीक है, तो ये बार बार जो प्रश्न जो है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ यदि आज उनका क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है दीपक बैज जी का, तो उसमें जो 2 बोल होने चाहिए वो खुशी के होने चाहिए, और हमारे जो फोर्स जो वहां पर में मुकाबला कर रही है उनके शौर्य की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे सवाल जो है उनके
मनोबल को तोड़ते हैं, नक्सलियों के मनोबल को चलिए ठीक है बढ़ाते आलोक जी, हैं देखिए और विपक्ष कहीं का ना तो कहीं काम है दर्शाते सवाल हैं। खड़े करना और सवालों के जवाब देने का दायित्व आपका है, आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। चलिए अभिमन्यु जी, आपसे समझना चाहेंगे जो आप कह रहे हैं, आंकड़ों का खेल भी आप बता रहे हैं कि महीनों से जिन लोगों को बंद कर रखा है और उसके बाद आंकड़े दिखाए जा रहे इतने नक्सलियों ने सरेंडर किया। आम आदमी क्या करेगा कि पहले वो नक्सली बन जाए? इसका कोई सबूत है कि इसके लिए जिसका आप इशारा कर रहे थे कि पैसे के लिए लोग कर रहे हैं, तो क्या इतना आसान है कि सरकार कुछ लोगों को हायर कर ले पैसे में और उसके बाद आंकड़ों के तौर पर नक्सली बनाकर पेश कर दे? ये आसान है? कैसी बातें कर रहे हैं अभिमन्यु जी? देखिए, बस्तर में जो सुदूर अंचल हैं, वहाँ कई सारे आदिवासी जो हैं अभी भी बहुत सारी हमारे मेन स्ट्रीम की चीजों से अछूते हैं। वे, जैसे आप किसी से भी बात करेंगे, कोई नक्सल एक्सपर्ट है जो उन्होंने वहां पे काफी समय बिताया, तो वो लोग यही बात करते हैं कि वो लोग तो एक अभी कौली मिट्टी की तरह है, उनको जिस तरीके से आप चाहें वो, और शुरू से ही वो जो है नक्सलियों के प्रभाव में रहे हैं। उनको चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनको किसी भी तरीके का जो जरूरत होती है, वो उनको वो चीजें नक्सलियों से प्राप्त होती हैं। तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम इसलिए तो किया जाता था कि उनको जो है सरकार के ऊपर विश्वास हो। अब वहां पर प्लांट करने का काम ऐसा है कि ये शुरुआत से चलता आ रहा है। मैंने पहले भी कहा अपने वक्तव्य में कि जो मैं सरकारों के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि 60 के 60 पूरे अगर हैं तो उनका डेटा मिलना चाहिए। लेकिन अभी अरुण साहू जी का मैं जो बयान सुन रहा था, उनका कहना है कि डेटा दिया जाता है, ये नियम में है। उसके बाद आलोक जी कह रहे थे कि डेटा नहीं दिया जा सकता, तो ये तो विरोधाभासी बातें हो गई। अब उसके बाद आलोक लेकिन जी ने इससे कहा था अभिमन्यु कि एक कांग्रेस बात का तो हाथ- तय है अभिमन्यु मैंने जी, ये नहीं कहा, इससे मैंने ऐसा एक नहीं बात तो कहा। साफ मैंने है, कहा जब जो इससे सरेंडर एक कर बात तो चुके साफ है हैं, अभिमन्यु जो जी सरेंडर कि कर जो चुके बड़े हैं, कैडर के नक्सली हैं जी। वो तो सरेंडर कर रहे हैं ना। लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो इनामी नक्सली वो तो सरेंडर कर रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल, नहीं 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 तो नहीं, ये एक कोई सफलता कोई भी तो इनकार है, नहीं है। ये एक मैंने बड़ी बताया ना, सफलता भी तो है ज्यादातर ऑपरेशन की। जो एक सेकंड, मैंने वही बताया कि इसमें सफलता छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति को तब दी जाती जब जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले मुख्य जो आदिवासी लीडर वो सरेंडर करते। यहाँ सरेंडर करने वाले ज्यादातर लोग तमिल हैं। तो और अभी भी जो सरेंडर आज का भी जो देखेंगे, उसमें ज्यादातर लोग जो है बॉर्डर के एरिया से इधर अपने जो क्रियाकलाप चलाते हैं वो लोग। तो जो मुख्य छत्तीसगढ़ के कैडर के जो आदिवासी लीडर्स हैं, उनको अगर छत्तीसगढ़ की नीति में विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है, वो भी मैंने बताया कि उनको जो उसके बाद पुनर्वास नीति के तहत जो जॉब दी जा रही है उससे वो खुश नहीं है। अब उसके बाद जो है, एक आलोक जी ने एक बात कही कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ। तो अब चूंकि आपने अब उंगली डाली है मुंह में, तो फिर आप सुनिए क्या है। आज तक के इतिहास में नक्सलियों के साथ साठगांठ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आई है। नामजद गिना सकता हूं मैं, पोडियम लिंगा है, जगत पुजारा है, आपका लव कुमार रायडू है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी थे जो सीधे सीधे तौर पे जो है जेल गए नक्सलियों के साथ साठगांठ रखने पे। उसके बाद भीमा मंडावी जी थे, उनकी हत्या कैसे हो गई, क्या मामला था, क्या साठगांठ थी नक्सलियों के बीच, उनके बीच क्या सौदा हुआ था जो पूरा नहीं हो पाया तो उनकी हत्या कर दी गई। उसके अलावा जो एक कोई चोपड़ा जी थे, तो अभिमन्यु जी, लेकिन इतने डंके की चोट में आप कह रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, आगे आगे बता रहा हूं ना मैं। उसके बाद जो हमारे झीरम घाटी घटना की बात कर रहे थे, हमने सरकार आते के साथ ही एसआईटी बनाई थी झीरम घाटी कांड को लेकर के। लेकिन उस एसआईटी पर रोक लगाने कोर्ट कौन गए? इनके तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारी बनाई एसआईटी पर रोक लगाने कोर्ट चले गए। वो भी इस बात को लेकर के कि जब केंद्रीय एजेंसी अपनी जांच पूरी कर लेगी तब एसआईटी जांच कर पाएगी, और केंद्रीय एजेंसी तो जांच पूरी कर ही नहीं पा रही है। आज तक एनआईए जांच कर रही है। हमारे यहाँ रहने वाले जितेंद्र मुदलियार जी, शहीद उदय मुदलियार जी के पुत्र हैं, उन्होंने दरबा थाना जाकर जब एफआईआर लिखाई तो थाने में एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया क्योंकि एनआईए जांच कर रही है। तो एनआईए की जांच कब पूरी होगी? और जब तक एनआईए जांच कर रही है, कोई और एजेंसी को जांच करने तो नहीं देंगे। भूपेश बघेल भी तो जेल में सीडी रखे हुए उसके हैं, बाद फिर उनसे हमको बोलिए कि बोलेंगे। सीडी सार्वजनिक कर दे, जो सबूत है उनके पास। नहीं दीजिए एसआईटी मैंने को, क्या कहा है, जनता के सामने NIA जांच सार्वजनिक कर रही है दीजिए। ना। एनआईए जांच कर रही है, वो तो जांच आगे बढ़ाती ही नहीं। वो बुला ले भूपेश बघेल जी को, सबूत दिखाने के लिए वो तैयार है। एनआईए चाहती नहीं जांच आगे बढ़े, जांच पूरी हो, क्योंकि उसमें काफी बड़े ऐसे नाम आएंगे क्योंकि उनको तकलीफ हो जाएगी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को। आलोक जी, आप लोग चाहते ही जी, नहीं जांच आगे बढ़े। देखिए, सबसे बड़ी बात, खैर ये भी जो मुद्दा है उससे अलग हटके जाया जा रहा है। मैं फिर से वापस मुद्दे पे आता हूँ। अभिमन्यु जी ने कहा कि मैंने कहा ऐसा, मैंने कहा कि भाई अब आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जब नक्सली सरेंडर कर रहा है तो उसकी सारी जानकारी प्रेस मीडिया के माध्यम से किसने सरेंडर किया है, क्या नाम है, ये सारी जानकारी, ये तो स्वाभाविक है कि दी जा रही है।
आपने आइडेंटिफाई नहीं जा करने रही की है। बात करी, तो मैंने कहा कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता अनलेस अनटिल वो जब सरेंडर कर रहा है तब छोटे कैडर की जानकारी मिल रही कि कौन नक्सली है वो सरेंडर कर रहा है। दूसरी बात, बार बार जो है कांग्रेस बोलती है कि हमने जो है जो है वो जांच को रोका, हमने जांच। आपके मुख्यमंत्री आम भाषणों में इस बातों का जिक्र किया करते थे आम जनता के साथ में, हम्म। और बार बार इस बात को बोलते थे कि हमने जो है इसको झेला है झीरम घाटी की तकलीफ को। पूर्व तो भाई मुख्यमंत्री की बात आपके कर रहे हैं। पास में ये पूरा मौका, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूँ, तो क्यों सार्वजनिक नहीं किया? किस बात का डर था? आपको तो राजनीतिक लाभ मिलता उसका। अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उसमें, तो ये नहीं सार्वजनिक करना भी एक प्रकार से शंका को खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं, और जिस तरह से इनके जो अभी वर्तमान जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास मान जी ने उस समय कवासी लखमा जी से जिस तरह से पूछताछ की थी, पूरी जो वीडियो है वो पूरी तरह सार्वजनिक हुआ था कि क्यों उस जो कारकेट को है उस रास्ते पे लेके गए, क्या कहानी थी, सब जो देखा है तो जनता ने, शंका ऐसा तो नहीं इस नहीं बात देखा पे भी है कि खैर आपके वो- नेता फिर एसआईटी पर रोक के खैर लिए कोर्ट क्यों चले गए? खैर खैर वो अब जो बातें हैं उसमें उस मुद्दे को छोड़ के अभी जो बात हो रही है कि नक्सली सरेंडर क्यों कर रहे हैं, तो नक्सली सरेंडर इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अब भय लगने लगा है, पहली चीज। दूसरा, वो नक्सली जिन्हें लगने लगा है कि नहीं, सरकार की जो नीतियां हैं कि विकास की जो बात ये सरकार कर रही है और इस विकास को उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक ले जाने की बात कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमने जो नीति बनाई नक्सल उन्मूलन को लेकर के, ये उसकी सफलता है। और नक्सलियों का इतने बड़े पैमाने पर सरेंडर ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमने जो लक्ष्य रखा है मार्च 2026 तक का, हम समझते हैं उससे पूर्व ही इस लक्ष्य को पालेंगे और छत्तीसगढ़ की जो नक्सलवाद की बेड़ियां हैं वो खत्म होगी। लेकिन आलोक जी देखिए, नक्सलियों को तो चुन चुन कर मार गिराया जाएगा और जो नक्सली बचेंगे जिनमें बौखलाहट और डर है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। नक्सलवाद की धारणा जी। को भी तो खत्म करना है। मुख्य उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि नक्सलवाद की धारणा को खत्म किया जाए, ना कि नक्सलियों को, क्योंकि हर चीज का जवाब गोली नहीं होती है। अगर गोली का जवाब ऋषभ गोली से जी। और बोली का जवाब बोली से देना है तो फिर तमाम तरीके के आप बम गिरा दीजिए और नक्सलियों को मार दीजिए। नक्सलवाद की विचारधारा को जड़ से खत्म करना होगा। आलोक दो जी। बातें हैं इसके लिए। एक तो जो है कि ये जो नक्सलवाद क्यों पनपा है और नक्सलवाद किस विचारधारा पे, तो नक्सलवाद की विचारधारा ही बंदूक की नली से निकलती है। वो कहते हैं कि बंदूक की नली से सरकार बदलेंगे, तो ये विचारधारा तो खत्म हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। कोई भी व्यक्ति भारत देश में जहां लोकतंत्र इतना मजबूत है ये संभव नहीं है। दूसरी बात, सरकार वो तमाम प्रयास कर रही है कि विकास के कार्य जो है वो उस क्षेत्र में हो सके, जिसके लिए इन नक्सलियों को, इन नक्सल लीडर्स को नक्सली भर्ती करने में जो सुविधा मिल जाती थी, जो कि वहां पे विकास पहुंच नहीं पाता था, जो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, उसके लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार जो थे अब वो तस्वीर नक्सली थे। बदल रही है। तो ये दोनों चीजें जब पहुंचेगी तो ये नक्सलवाद विचारधारा, मैं बोलता हूँ, पूरी तरह से समाप्त होगा और नक्सलवाद का जो है वो खात्मा होगा। चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी देखिए, बस्तर की मैं बात कर लूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात कर लूं, तस्वीर बदल रही है। जहां पर कभी झंडा नहीं फहराया जाता था वहां आज स्कूलों की घंटियों की जो आवाज है वो सुनाई देती है। लोग वहां थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार नक्सलियों की आमद से भी कई लोग डर जाते थे, आज वो स्थितियां नहीं है। तो जो काम अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और नक्सलवाद का जो पैर फैले हुए थे अब वो मकड़ जाल धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। यही तो सफलता है, यही तो लक्ष्य था इस ऑपरेशन का। ऋषभ जी देखिए, हम तो कभी डिनाई नहीं करते, हम तो तारीफ भी करते हैं, हम तो साथ भी देते हैं। मैंने तो पूर्व का एग्जांपल भी बताया ना हमारे कि सलवा जुडूम में किस तरीके से काम किया, लेकिन जो हमारे काम को भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारते आई है। आपने अभी बहुत अच्छी बात की, मुख्य धारा से जोड़ने का काम होना चाहिए, तो विचार को कैसे खत्म किया जाएगा? विचार तो ऐसे ही खत्म होगा ना। ऐसा होता तो एक जगह बम गिरा देते, पूरे नक्सली खत्म, आज से नक्सलवाद खत्म, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए जो बात कर रहे थे कि नक्सली जिनका नाम देना चाहिए पूरा, तो साथ में ये भी है कि उनकी नक्सल गतिविधि में किस तरीके के संलिप्त है वो भी बताना चाहिए। क्योंकि एक मामला ये भी सामने आया था कि एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति था जिसको कि जो कि सरेंडर किया था, उसको चावल आता था, उसको सब कुछ आता था, उसका बाकायदा पंजीकृत नाम था, आधार कार्ड था, तो वो किस प्रकार का नक्सली था, वो किस प्रकार की मनु जी, अब गतिविधियों ये में जुड़ा बार हुआ बार था। सबूत मांगने वाली बात है ना मनु जी। मैं बोलता हूँ कांग्रेस की परिपाटी बन गई है। चाहे सेना के शौर्य की बात हो, जब हम पाकिस्तान में बम गिराते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं,
उस या अरे हम भाई, आप तो या हम बोले यार अभी नक्सलियों के उन्मूलन की बात, ये सबूत मांगने के, मैं बोलता हूँ यार, इससे कांग्रेस ये- को बचना ये सब- चाहिए अभिमन्यु जी। आज मैं चीखने चिल्लाने के मूड में नहीं हूँ आलोक जी, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा। बताइए बताइए। लेकिन क्या है, जब आप बोल चुके हैं तो मुझे मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए, मुझे ऐसा चीखते लगता है चिल्लाते तो बराबर का वैसे भी मौका नहीं है मुझे अभिमन्यु बोलने जी, के आप लिए। तो बड़े शांत नहीं, नेचर के कभी-कभी हैं। चिल्लाना पड़ कहाँ जाता है। चीखते चिल्लाते हैं, मुद्दे की कभी-कभी बात करते हैं चीख- सीधी, और मुद्दे की बात पे कभी कभी आइए। चीखना चिल्लाना पड़ जाता है। नहीं, कभी कभी चीखना चिल्लाना पड़ जाता है, तभी इनके प्रवक्ता भाग जाते हैं फिर कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए शांत होना पड़ता है। तो अभी मैं वही कह रहा था, क्या है, बीच में जब टोका जाता है ना, तो हम जो फ्लो में एक बताते रहते हैं, कुछ बातें करने वाले रहते हैं, वो सारा कुछ भूल जाते हैं, कुछ टूट जाती है फ्लो, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो मैं वही बता रहा जल्दी से था बात खत्म कि कीजिए सर। हमने जो अपने समय में काम किए, हर 5 किलोमीटर में एक योजना लाई कि कैंप खोला जाए। आज भी देखिए, उस योजना के कारण नक्सली पीछे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं माना। उसके बाद हमने जो अपने कार्यकाल में जितने भी काम किए, चाहे वो लोन वर्राटू अभियान हो, चाहे उसमें अबूझमाड़ में घुसकर सरकारी किट सप्लाई करने का काम हो, कई सारे काम हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं माना। और हमने जो वाजिब क्वेश्चन पूछे, उसमें इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब बोले कि आप लोग कहाँ थे, नक्सलियों के साथ है, बोल दिए। अब ये कौन सी बात हुई, बल्कि नेता इनके पकड़ाते हैं नक्सली साठ गांठ में। तो वही समझ में नहीं आता है। सुपुर्द तरीके से सरकार को जवाब देना चाहिए, विपक्ष के ऊपर जो है आरोप लगा करके सवालों से बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जी चलिए ठीक है, नक्सलवाद धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे नक्सलियों के सरेंडर की। नक्सली भारी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं, वजह है सरकार की नीतियां। सरकार कह रही है हथियार छोड़ो और समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाओ, तभी भला होगा, और इसी के चलते नक्सलवाद धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस यानी कि विपक्ष सवाल उठा रही है, और विपक्ष का कहना है कि ये जो लोग सरेंडर कर रहे हैं ये वाकई नक्सली हैं, इस बात की जांच हो जानी चाहिए। अब क्या वाकई ये लोग नक्सली हैं? इतनी संख्या में अगर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो ये तो एक बड़ी सफलता है। इस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब किस तरीके से मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।